गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में 9वां चैप्टर शासक और इतिवृत्त, यह चैप्टर अपने पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की अपनी 4 क्लास हो चुकी है। आज इस चैप्टर की 5वीं और अंतिम क्लास है। आज यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन अभी एक रचना है मुंतखाब उत तवारीख, ठीक है। यह मुगल काल में लिखी गई एक रचना है। इसकी रचना किसने की थी? आपको इसका लेखक जो है उसका नाम आपको बताना है। 2 बार यह क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने चैप्टर। और आज की अपना जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सूचना तथा साम्राज्य। मतलब मुगल साम्राज्य जो था, इसमें सूचनाएं किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाई जाती थी, कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखो, वाक्या नवीस पहला क्वेश्चन बनता है भैया। वाक्या नवीस ये कौन होता था? देखो, ये कौन होता था? एक दरबारी लेखक होता था। मतलब जो लिखने का काम करता। क्या लिखता था? कोई सूचना, कोई संदेश, कोई फरमान। फरमान का मतलब राजा का आदेश। ये लिखने का कार्य जो है वो कौन करता था? वाक्या नवीस करता था। मतलब राजा के द्वारा कोई सूचना लिखवाई जाती, कोई संदेश लिखवाया जाता, कोई आदेश लिखवाया जाता, कोई आज्ञा लिखवाई जाती, ठीक है। तो ये सब लिखने का कार्य कौन करते थे? वाक्या नवीस करते थे, ठीक है। और इनका निरीक्षण करने का कार्य जो है वो कौन करता था? मीर बख्शी करता। अब यहाँ पे दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हो गए कि वाक्या नवीस का निरीक्षण किसके द्वारा किया था? मीर बख्शी के द्वारा। या दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ ले कि मुगल दरबार में आलेख का कार्य जो है या लेखन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया था? वाक्या नवीस के द्वारा। अब ये तो लिखने का काम करते थे। अब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस संदेश को पहुंचाने का काम कौन करते थे? तो उनको बोलते थे भैया हरकारे या कसीद या पथमार, ठीक है। तीनों एक ही बात है, चाहे हरकारे पूछ लो, चाहे कसीद पूछ लो, चाहे पथ मार पूछ लो। अब सीधा सा क्वेश्चन तो आपको ये पूछ लेते कि मुगल काल में एक संदेश को दूसरे स्थान पर पहुंचने का कार्य कौन करते थे, उनको क्या कहते थे? तो हरकारे बोल दो या कसीद बोल दो या पथमार बोल दो, ठीक है। ये क्या थे भैया? देखो, ये संदेश को पहुंचाने वाला क्या होता था? एक दल होता था। मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, यह कई व्यक्तियों का एक क्या होता था? समूह होता था, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का क्या करते थे? कार्य करते थे। देखो, संदेश कैसे पहुंचाते? जैसे मान लो कोई संदेश है वो दिल्ली से लेके आपको अजमेर तक पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ इनका दल होता था, वो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर बटे होते थे। एक यहाँ खड़ा हो गया, एक जैसे दिल्ली में है, एक मान लो अपने शाहपुरा में, एक अलवर में, एक जयपुर में, इस प्रकार से खड़े होते थे। तो पहला व्यक्ति यहाँ से संदेश को लेकर दौड़ता और इसको दे देता, ठीक है। फिर दूसरा व्यक्ति यहाँ से संदेश लेकर यहाँ तक दौड़ता, तीसरा यहाँ से यहाँ तक दौड़ता और चौथा यहाँ से यहाँ और 5वां संदेश को पहुँचा देता। मतलब एक ही व्यक्ति संदेश नहीं ले जाता था, संदेश को इनका एक क्या होता था? एक समूह होता था, एक दल होता था, एक संगठन होता था, जो दौड़ दौड़ कर संदेश को पहुंचाते थे ताकि संदेश जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो इनको क्या कहते थे? हरकारे या कसीद या पथमार। ये संदेश को पहुंचाने वाला दल होता था। और संदेश जो होता था वो बांस के डिब्बों में लपेट कर रखा जाता था, ठीक है। और ये इस संदेश को पहुंचाने के लिए दिन रात दौड़ते थे। तो यहाँ पे दोनों ही भैया ये आपके क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। वाक्या नवीस कौन है? संदेश को पहुंचाने वाला दल या संगठन क्या कहलाता था? अगला पॉइंट आता है अपने प्रांतीय प्रशासन। देखो, जिस प्रकार से मुगल काल में केंद्र प्रशासन था, उसी प्रकार से मुगल प्रांतों में बटा हुआ था, परगनों में, सरकार, गांव में, इस प्रकार से बटा हुआ था। जैसे पहले कौन हो गया? अपने मेन केंद्र सरकार हो गई, फिर राज्य सरकार हो गई, फिर जिला सरकार, फिर स्थानीय सरकार, ऐसी होती है ना अपनी, ठीक है। उसी प्रकार से मुगल काल में थे, पहले केंद्रीय शासन, फिर प्रांतीय शासन, फिर जिला शासन, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र प्रशासन की अपने चर्चा पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मुगल काल में जो प्रांत होते थे उनको क्या कहते थे? तो उनको कहा जाता था सूबा। और इस सूबे का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? सूबेदार कहते थे। और प्रांतों में भी केंद्र की ही तरह दीवान, मीर बख्शी, सदर उस सुदूर, ये कौन होते हैं? इनकी चर्चा अपने पिछली क्लासों में कर चुके हैं। जिस प्रकार से प्रांतों में ये अधिकारी जिस प्रकार से केंद्र में ये अधिकारी होते थे, उसी प्रकार से प्रांतों में भी यही अधिकारी होते थे, ठीक है। मतलब व्यक्ति अलग होते थे, इनका पद नाम जो है वो सेम ही होता था, इनका दर्जा सेम ही होता।
अब इस सूबे के नीचे मतलब प्रांतों के नीचे क्या होते थे, सरकार होते थे। प्रांतों के नीचे की देखो सबसे ऊपर की इकाई कौन सी हो गई, केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांत, प्रांत को क्या बोलते थे, सूबा, और सूबे के नीचे क्या आता था, सरकार आता था। ठीक है, सरकार के नीचे फिर परगना, मतलब आप ये मान लो एक जिले के समान इकाई होती थी सरकार की। देखो ये प्रांतों के नीचे की इकाई थी। सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले, मुगल काल में प्रांतों के नीचे की इकाई क्या कहलाती थी, सरकार। और इस सरकार के नीचे की जो इकाई होती थी उसको क्या कहते थे, परगना कहते थे, अर्थात एक उप जिले के समान ये होता था। और इसमें 3 प्रमुख अधिकारी होते। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है अपने कि परगने के 3 प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। पहला होता था कानूनगो। इसका प्रमुख काम क्या था, राजस्व आलेख, मतलब कितना राजस्व, कितना भूराजस्व, कितना कर आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, मतलब कितनी आमदनी हो रही है, इस सब का हिसाब किताब लिखने का काम किसका था, इस कानूनगो का था। कितना राजस्व इस साल आया, कितना नहीं आया, कितना मुनाफा हुआ, कितना फायदा हुआ। दूसरा अधिकारी होता उसको बोलते थे चौधरी। ये राजस्व संग्रह करता था। राजस्व संग्रह मतलब राजस्व उगाता था, किसानों से कर वसूल करने का कार्य करता था। और तीसरा जो होता था वो होता था काजी। ये धार्मिक मामलों से संबंधित कार्य करता, न्यायाधीश की तरह कार्य करता था। तो ये 3 प्रमुख अधिकारी जो है वो कहां पर होते थे, परगने में होते थे। और परगना कैसा होता था, एक उप जिले के समान होता था, मतलब जिले से छोटी इकाई। अगला आ रहा है सीमाओं से परे सपावी और कंधार। देखो अपने मुगल काल की जो सीमा थी उस सीमा से परे मतलब साइड के जो राज्य थे उनकी चर्चा यहां पे करेंगे। और मुख्य रूप से 2 राज्यों की चर्चा आएगी, काबुल और कंधार। अफगानिस्तान की साइड में अपने भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में है। देखो भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वो इधर से हुए, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, इस साइड से आक्रमणकारी आए हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से देखें तो काबुल और कंधार मुगल काल के लिए महत्वपूर्ण चौकियां थी। इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी थी क्योंकि 99% आक्रमण, चाहे सिकंदर, चंगेज खान, तैमूर वगैरह किसी को भी देख लो, आप सबके सब आक्रमण इधर से हुए। क्योंकि उत्तर में तो हिमालय आ गया, दक्षिण में हिंद महासागर आ गया, पूर्व में पूर्व में बंगाल की खाड़ी आ गई, पश्चिम में अरब सागर आ गया। उत्तर पूर्व का जो एरिया है भारत में, इसी दिशा से क्या होते हैं, 99% आक्रमण हुए हैं। देखो मुगल सम्राटों की यह नीति थी कि सामरिक महत्व की चौकियों पर विशेष नियंत्रण रखा जाए, मतलब जिसकी ओर से आक्रमण होता है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जैसे कंधार और काबुल। ठीक है, इसी कंधार को लेकर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है, इसी कंधार को लेकर मुगलों और सफावियों के बीच में क्या रहता था, हमेशा झगड़ा रहता था। ठीक है, यह कंधार जो है भैया सबसे पहले हुमायूं ने जीता था। मुगल काल का जो शासक था हुमायूं, बाबर का बेटा, इसने इसको जीता था, लेकिन फिर इसके हाथ से वापस यह कंधार निकल गया। फिर 1595 ईस्वी में अकबर ने इस कंधार को वापस जीत लिया। और अकबर के बाद भैया जहांगीर शासक बना था। इस जहांगीर ने 1613 ईस्वी में, किसने, जहांगीर ने, ध्यान रखना, शाह अब्बास जो वहां का शासक था, फारस का शासक था शाह अब्बास, उसके दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा, परंतु यह क्या रहा, असफल रहा। मतलब कंधार की स्टोरी ऐसी है भैया, कभी यह मुगलों के अधिकार में आया, कभी वापस चला गया, कभी आया, कभी वापस चला गया। तब लास्ट में 1613 ईस्वी में जहांगीर जो था, इसने फारस का शासक था शाह अब्बास, इसके पास में अपना एक दूत भेजे, अपना एक शिष्टमंडल भेजा, एक आग्रह किया कि कंधार जो है वो आप हमारे अधिकार में रहने दो। लेकिन शाह अब्बास जो है इसने ऐसा मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर 1622 ईस्वी में यह कंधार जो वापस जो है वो मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। देखो सबसे पहली बात तो ये आती है, सर ये जेसुइट कौन होते हैं। ठीक है, जेसुइट का मतलब हो गया जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, समझ रहे हो, जो ईसा मसीह के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, ईसाइयत का प्रचार प्रसार करते हैं, वो होते हैं जेसुइट। देखो यहां पे अपने एक क्वेश्चन बनता है काफी अच्छा, अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने का बहुत उत्सुक था। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि वह कौन सा मुगल बादशाह था तो ईसाई धर्म के बारे में जानने का बहुत ज्यादा उत्सुक था, जिसकी ईसाई धर्म में रुचि थी, कौन था, अकबर। अतः जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दल जो है वो अकबर ने कहां भेजा था, गोवा में भेजा था। क्यों, क्योंकि यहां पर जेसुइट पादरी रहते थे, उनके पास में एक दल भेजा कि आप जो है वो हमारे यहां पर आओ। तो
अकबर ने जब दल भेजा था तो यहां से 3 शिष्टमंडल जो है वो कहां पर आए थे, मुगल दरबार में आए। मतलब पादरियों के 3 दल आए थे मुगल दरबार में। पहला जो दल आया था वो आया था 1580 में। ध्यान रखना, आप सन आपको जरूर से ध्यान रखनी है। पहला आया था 1580 में, दूसरा 1591 में और तीसरा 1595 में। कौन थे ये? जेसुइट पादरियों का एक समूह है या एक दल, जो किसके समय आए थे? अकबर के समय। कितने दल आए थे? 3 आए थे। पहला कब आया? 1580 में। ये कहां पर आया था भैया? फतेहपुर सीकरी में आया था और लगभग 2 वर्षों तक रहा था। और इसका जो नेतृत्व करता, जो नेता था, उसका नाम था रुडोल्फ एक्वाविवा। रुडोल्फ एक्वाविवा। दूसरा जो दल आया था भैया वो 1591 में लाहौर में आया था और तीसरा आया था 1595 में, वो भी लाहौर में आया था। ठीक है, ये तीनों सन आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इस बुक का अंतिम चैप्टर औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना, अर्थात इसमें मुख्य रूप से अपने किसकी चर्चा करेंगे? इबादत खाने की। देखो इबादत खाना क्या है? इबादत खाना भैया एक ऐसी जगह थी जहां पर सभी धर्मों के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा होती थी, वाद विवाद होता था, जहां पर सभी धर्मों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती थी, सिद्धांतों को लेकर एक प्रकार से बहस होती थी। और इसकी स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। किसने? अकबर ने। और कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। मतलब इबादत खाने का निर्माण 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्लियर है? इसके तहत अकबर ने हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई विद्वानों के साथ में क्या की? चर्चाएं की। ओके, अब लाइट चली गई भैया थोड़ी सी। आपको एक काम करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जिस प्रकार से मैंने बताया है आपको एज टू एज, ऐसे के ऐसे आप नोट्स तैयार कर लो इसके। ठीक है, यहां से छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़ा कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। दैट्स